करने वाले हैं क्लास 7th के साइंस का चैप्टर नंबर 7 जो है हमारा वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। ठीक है, सो इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट्स वेदर क्या होता है, व्हाट्स क्लाइमेट एंड व्हाट्स द अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू दैट क्लाइमेट एंड वेदर। ठीक है, सो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे क्या चीज़ दिख रही है, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा होगा वेदर। पूरे चैप्टर के नाम में एंड पूरे चैप्टर में वेदर की बात की गई है। तो पहले देख लेते हैं कि वेदर होता क्या है। यहाँ पे हमारे पास 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल। तो ये सब किसके अंदर आते हैं? ये सब आते हैं वेदर रिपोर्ट के अंदर। तो वेदर क्या होता है? वेदर मतलब होता है जिसके अंदर आपको ये बताया जाए कि आज का वेदर क्या है। वेदर का मतलब क्या हुआ कि आज के वेदर में मतलब ह्यूमिडिटी क्या है, आज की टेम्परेचर क्या है, मतलब आज कितने डिग्री सेल्सियस, आज 32 डिग्री सेल्सियस है, ह्यूमिडिटी 80% है। फिर आज रेनफॉल के कितने चांसेस हैं, आज रेनफॉल के ऑलमोस्ट 5% चांसेस ऐसे होते हैं आपके, लाइक आपके असेंबली में होता है ना, आपके असेंबली में बोलते हैं कि आज की वेदर रिपोर्ट देखते हैं। तो आज की वेदर रिपोर्ट में बच्चे बोलते हैं ना कि टुडेज टेम्परेचर इज़ दिस एंड टुडेज ह्यूमिडिटी इज़ दिस एंड रेनफॉल के परसेंटेज कितने हैं। तो उसी को हम बोलते हैं वेदर। तो वेदर कहाँ कहाँ तक का बनाया जा सकता है? वेदर वहाँ तक का बनाया जा सकता है जहाँ तक आपका मतलब जो हम लोग वेदर कहाँ से पता करते हैं, वेदर कैसे पता करते हैं हम लोग? कोई मैजिकल दुनिया से कोई आदमी आता है क्या वेदर पता करने के लिए? नहीं, जो हमारे होते हैं ना, जितने भी हमारे सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं उसके मदद से अर्थ के ऊपर में क्या कैसा लाइक कौन सी चीज़ें चल रही हैं, क्या अगर वहाँ पर ज़्यादा बादल हैं तो उसके हिसाब से ह्यूमिडिटी, रेनफॉल का पता किया जाता है। अगर साइक्लोन आने वाला है तो सैटेलाइट की मदद से, सैटेलाइट पिक्चर्स की मदद से एंड सैटेलाइट के ऊपर के जितने भी मतलब मैकेनिकल चीज़ें होती हैं उनके मदद से हम पता करते हैं कि वेदर क्या होता है। ओके, सो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड बहुत सारी प्रेसिपिटेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन आता है, उसके बाद सनसेट आता है, मैक्स टेम्परेचर आता है, मिनिमम टेम्परेचर आता है। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें होती है ना वो किसके अंदर फॉल करती हैं? वो सारी चीज़ें फॉल करती हैं वेदर रिपोर्ट में। ठीक है, सो जो वेदर का रिपोर्ट होता है उसके अंदर ये सारी चीज़ें फॉल करती हैं। वेदर रिपोर्ट मतलब जैसे आपका आता है ना, आपके स्कूल का रिपोर्ट कार्ड आता है ना, तो वैसे ही क्या है, वेदर का रिपोर्ट होता है। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें बताई जाती है कि आज का टेम्परेचर कितना, आज का ह्यूमिडिटी कितनी है, आज कितने परसेंटेज है रेनफॉल होने की। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक और मेन सा कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि टेम्परेचर मतलब हमको पता है कि मान लीजिए आज का 32 डिग्री टेम्परेचर है हमारा मैक्स, हमारा मिनिमम टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब रेनफॉल भी हमको पता है, रेनफॉल क्या होता है? बारिश। अब बारिश के कितने % चांसेस हैं? मान लीजिए 10% चांसेस है, किसी दिन 90% चांसेस है, किसी दिन 100% चांसेस है कि भाई आएगा तो आएगा, देख लेना। और उसके बाद यहाँ पे एक बीच में वर्ड आ रहा है जो हमारा क्या है? ह्यूमिडिटी। सो ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी मतलब आप लोगों को पता है जैसे गर्मियों के दिनों में क्या होता है ना, बारिश तो होती नहीं है, लेकिन जहाँ पे समुद्री एरिया होते हैं, जहाँ पे सी एरियाज़ होते हैं ना, जहाँ पे ओशंस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अब हम लोग मुंबई ले लेते हैं, तो मुंबई में अब हम लोग ले लेते हैं वाइज़ाग, विशाखापट्टनम। ठीक है, जितने भी मतलब कॉर्नर अर्थ का नीचे वाला मतलब हमारा जो इंडिया का नीचे वाला कैसा है इस टाइप का, तो जितने भी इस एरिया में एंड यहाँ पे जितने भी लाई करते हैं ना ओशंस के पास या फिर कहीं पे रिवर्स के पास बीच में, तो उन एरियाज़ में क्या हो जाता है ना, उन सिटीज़ में, उन स्टेट्स में क्या हो जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन पैदा हो जाती है। अब मॉइस्चराइजेशन कैसे पैदा होती है? क्योंकि वहाँ पे पानी है, तो पानी जब हवा चलती है ना तो पानी भी उसके साथ वाटर वेपर होके निकलता है ना। आपको ये तो पता है कि वाटर साइकिल में क्या होता है, जब सनलाइट के वजह से जो हमारा वाटर है वो मतलब वेपर बन के निकलता है, तो वेपर अब कहाँ एक ही जगह थोड़ी ना रहेगा। जब हवा चलेगी तो वेपर इधर उधर जाएगा भी ना, तो जो वेपर जाता है ना तो वो वेपर कैसा होता है? वो पानी का वेपर होता है। तो वो जब इंसान के बॉडी में पड़ता है तो वो कैसा हो जाता है? वो चिपचिपी सी एक फीलिंग लाता है हमारी बॉडी में। तो वो क्या होता है? मॉइस्चर सी चीज़ होती है। तो वही जो मॉइस्चर सी चीज़ हमारे मॉनसून आने से पहले होती है, जो गर्मी के टाइम होती है ना, उसी को हम
ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को ह्यूमिडिटी का मतलब समझ में आएगा होगा। ठीक है, सो ह्यूमिडिटी का मतलब हम लोग एक नॉर्मल से डेफिनेशन ले सकते हैं, जैसे कि इफ़ देयर इज़ वेरी मॉइस्चर इन द नेचर देन दैट टाइप ऑफ लाइक क्लाइमेट इज नोन एज ह्यूमिड वेदर। ओके, सो ये हमारा ह्यूमिडिटी का डेफिनेशन था। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट, अब हमने देख लिया कि वेदर क्या होता है। सो अब हमने देखा, मैंने आपको ये भी बताया कि वेदर कहाँ से जनरेट होता है, मतलब कैसे पता चलता है लोगों की कि वेदर कितना है, कैसे पता चल रहा है। वो सैटेलाइट की मदद से पता चलता है। ठीक है, अब वेदर मतलब वो सैटेलाइट से जिन्हें पता चलता है वो भी तो कुछ स्टडी किए होंगे ना, जिनकी वजह से उन्हें ये पता चलता है अच्छा इतनी ज़्यादा क्लाउड्स हैं, इसका मतलब इतना टेम्परेचर होगा, इतना रेनफॉल हो सकता है, तो वो भी तो कुछ पढ़ाई किए होंगे ना। तो जो लोग ये वेदर रिपोर्ट तैयार करते हैं ना, हर दिन सुबह में जो वेदर रिपोर्ट आती है आपके पास, स्कूल में भी आप लोगों ने देखा होगा, तो वो जो वेदर रिपोर्ट जो लोग प्रिपेयर करते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट के जो मतलब जितने भी पीपल होते हैं, वहाँ के जितने भी काम करने वाले लोग होते हैं, कर्मचारी, वो निकालते हैं मतलब ये जो वेदर रिपोर्ट होते हैं। ठीक है, वहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, वो लोग निकालते हैं मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। वहाँ पे जितने लोग काम करते हैं ना, वही लोग निकालते हैं इस वेदर रिपोर्ट। ठीक है, वही लोग वेदर रिपोर्ट सुबह में प्रिपेयर करते हैं एंड वो जितने भी न्यूज़पेपर जो देखता है न्यूज़पेपर में आता है, जो लोग टीवी देखते हैं वो टीवी में वेदर रिपोर्ट जाता है। ठीक है, एंड जहाँ जहाँ से जो भी देखता है वहीं से वहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट में जितने लोग काम करते हैं वहीं से ये रिपोर्ट उनके पास जाता है। ओके, सो अब हमने मैथ्स में भी एक चैप्टर पढ़ा था डेटा हैंडलिंग। तो डेटा हैंडलिंग में हमने ये देखा था कि मतलब जो होता है ना चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना, तो वैसे ही वेदर्स को भी, हर दिन के वेदर्स को भी तो ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ेगा ना, क्योंकि सारे वेदर्स एक दूसरे से रिलेटेड होता है। कि मान लीजिए साइक्लोन आने वाला है, साइक्लोन के 2-3 दिन पहले से ही तो ये मतलब पता चल जाता है ना, तो उन सारे दिनों का वो लोग वेदर मतलब जो जितने भी उनका क्लाइमेट है, टेम्परेचर, वो सब उनको क्या करते हैं, उनको एक ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ता है। ठीक है, जिनसे उनको और स्टडी मिलती है। ठीक है, दूसरे और दिनों में आने वाले टेम्परेचर की उनको वो स्टडी मिलती है। तो अब वो लोग कैसे इस जो डेटा है उसको कैसे वो ऑर्गेनाइज करते हैं, अब हम वो देखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमने एक ऐसे एग्जाम्पल लिया है डेटा का, विच इज़ यहाँ पे हमारे पास डेट्स हैं, यहाँ पे हमारे पास उन डेट में कितने मतलब कितने डिग्री सेल्सियस था, वहाँ पे टेम्परेचर लिखा होगा। ओके, सो अब हमें इसे एक और मतलब एक लाइक डेटा हैंडलिंग में जैसे होता है ना एक लाइन ग्राफ, तो वैसे ही हमें इसे एक लाइन ग्राफ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो मेन चीज़ है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस बना लिया हमने, एंड उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नीचे की तरफ होंगे हमारे पास डेट्स, एंड इस साइड में होंगे जो अपर में होता है हमारे पास वाई एक्सिस, उसमें होंगे हमारे टेम्परेचर्स। ठीक है, कि इसमें नॉर्मल कितने टेम्परेचर्स होते हैं मैक्सिमम मिनिमम करके, जैसे हमने डेटा हैंडलिंग में पढ़ा है वैसे ही करके यहाँ पे हमें एक ग्राफ जैसे बना लेना है एंड बीच में लाइंस बना लेना है, क्योंकि लाइन ग्राफ में होता है ना कि यहाँ पे लाइंस बनी रहती है एंड उसके ऊपर हम अपने लाइन ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो अब आपको क्या करना है, हर दिन का यहाँ पे आपको जैसे कि मान लीजिए अब हम लोग देख रहे हैं डे मतलब 3 और 3, 8, 6 का देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर। तो 3 को कितना टेम्परेचर था, 24 डिग्री सेल्सियस। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, 3 के ऊपर यहाँ पे 24 पे एक डॉट बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो ऐसे ही सबका टेम्परेचर बनाने के बाद हमको सब पे डॉट लगाना है। ठीक है, सो यहाँ पे 4 है, तो 4 को कितना था 23 डिग्री सेल्सियस, तो 4 को हमारे पास कितना है 23 डिग्री सेल्सियस। तो सब ऐसे जल्दी जल्दी डॉट बना लेते हैं। फिर 5 को तो हमारा 25, तो 5 को है हमारा 25, देन 6 को है हमारा 23, 6 को हमारा 23, देन 7 को है हमारा 26, 7 को 26, देन 8 को है हमारा 25, तो 8 को हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे 25। अब हमें क्या करना है, इन सारे लाइंस को एक दूसरे से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, सारे लाइंस को अब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड कर देना है। तो अब आपको क्या करना है, फर्स्ट इस लाइन को ज्वाइन करना है, यहाँ से इसको, देन 6 डेट को, देन 7 को कितना टेम्परेचर था, देन
8 को। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, एक आपको यहाँ पे ग्राफ मिल गया, ठीक है, जिससे हम सारी चीज़ों को पता कर सकते हैं कि 6 को कितना टेम्परेचर था, फिर उसके बाद 7 को कितना टेम्परेचर था, 8 को कितना टेम्परेचर था। तो ऐसे ही हम एक ग्राफ फॉर्म करते हैं। अभी ग्राफ आपके एग्जाम में भी आ सकता है, ओके, 5 मार्क्स का एक ग्राफ आपके एग्जाम में आता है। तो ये ग्राफ भी सीखना और बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, एंड ज़्यादातर लाइन ग्राफ ही बनाना होता है, इसीलिए यहाँ पे मैंने लाइन ग्राफ का एग्जांपल लिया, ना आपके टेक्स्ट बुक में भी लाइन ग्राफ ही दिया हुआ है। ओके, सो दिस वाज आवर अबाउट वेदर रिपोर्ट एंड कौन उसे प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे मैंने लाइन ग्राफ का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट क्लाइमेट। सो अभी हमने देखा कि वेदर क्या होता है, हमने चैप्टर का पहले नाम का हमने अच्छे से रिवाइज कर लिया कि वो होता क्या है। अब उसका सेकंड हमारे चैप्टर का नाम क्या है, वेदर एंड क्लाइमेट भी यहाँ पे है। तो क्लाइमेट क्या होता है और वेदर क्या होता है। तो वेदर तो हमने समझ लिया, अब हम देखेंगे कि क्लाइमेट क्या होता है। सो क्लाइमेट, द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड द क्लाइमेट। तो एक ऐसा एवरेज वेदर पैटर्न जिसको हमने लॉन्ग टाइम तक सेम टू सेम ही था, मतलब एवरेज टू एवरेज ही था, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। तो इसका आप, आई होप आपको इसको समझ में आएगा। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास मतलब आप डेजर्ट में गए, तो डेजर्ट में कैसा क्लाइमेट होता है, हॉट, विंडी, ड्राई। तो क्या वो समय के साथ बदलता रहता है कि मतलब आज हॉट था, विंडी था, ड्राई था, तो एक महीने बाद वो हॉट, विंडी, ड्राई नहीं रहेगा, रहता है ना। डेजर्ट का क्लाइमेट हमेशा सेम टू सेम ही रहता है, ठीक है। डेजर्ट का क्लाइमेट सेम टू सेम ही रहता है, एवरेज क्लाइमेट जिसे हम बोलते हैं। मतलब जैसे कि उनका दोपहर में हमेशा क्लाइमेट क्या रहेगा, एवरेज रहेगा, मतलब सेम टू सेम ही क्लाइमेट रहेगा। 52 डिग्री सेल्सियस हो गया, 42 डिग्री सेल्सियस होगा, उतना का उतना ही रहेगा। पूरे साल में वो कभी भी उससे नीचे नहीं होता है, नीचे नहीं जाता है, फिर उससे भी ज़्यादा कभी ऊपर नहीं जाते। तो वो क्या होता है, एवरेज वेदर पैटर्न है वहाँ का एवरेज वेदर पैटर्न क्या है, 40 डिग्री से मान लेते हैं हम लोग, 40 डिग्री टू 50 डिग्री टेम्परेचर उनका रहता है, ठीक है। एंड रात में उनका क्या रहता है, रात में नॉर्मली मतलब ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता है, लेकिन नॉर्मल 28 डिग्री सेल्सियस हो जाता है वहाँ का टेम्परेचर। तो वो भी क्या है, पूरे साल में 30-80 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ऐसा नहीं कि किसी दिन -1 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का ऐसा कोई एवरेज क्लाइमेट पैटर्न ही नहीं है, ठीक है। वहाँ पे आप कभी भी जाओगे दोपहर में तो कितना रहेगा, 40 to 50 डिग्री ही रहेगा, मैक्सिमम वही उतना ही रहता है, मैक्सिमम टू मिनिमम इतना ही रहता है। तो वो वहाँ का क्या है, क्लाइमेट बन जाता है, वो वहाँ का क्या है, एवरेज वेदर पैटर्न, एवरेज वेदर उनका वही रहता है, तो उनका एवरेज वेदर पैटर्न हो जाता है। जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई डेजर्ट का क्लाइमेट क्या होता है, तो आप बोलोगे कि उसका क्लाइमेट 40 to 50 डिग्री के सेल्सियस के बीच में रहता है, एंड बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है, वेट रहता, मतलब बहुत ही ज़्यादा लाइक धूप आती है, विंडी रहती है, ठीक है ना। ये क्या है, हमारे मन में बन गया कि अच्छा यही एवरेज है, और यही इसका एवरेज पैटर्न होता है क्लाइमेट का। कभी भी वो ज़्यादा वहाँ का वेदर इतने के बीच में रहता है, ज़्यादा उससे ना तो अप जाता है ना तो कभी डाउन जाता है, ठीक है। सो इसी को बोलते हैं हम एवरेज वेदर पैटर्न। एक और एग्जांपल, जैसे कि आप नॉर्थ पोल साउथ पोल में जाओगे तो वहाँ का क्लाइमेट कितना रहेगा, -37 डिग्री सेल्सियस टू माइनस कितना ले लेते हैं हम लोग, -50 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है, -50 डिग्री सेल्सियस। नॉर्थ पोल साउथ पोल में जाओगे, अगर आपको किसी भी साल में, मतलब किसी भी साल में किसी भी वक्त आपको पूछ दिया जाए कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या क्लाइमेट रहेगा, आपका आंसर यही होगा। क्या आपका आंसर होगा, आपका आंसर होगा कि वहाँ पे बर्फबारी हो रही होगी, ये हो रही होगी, मतलब वहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहेगा, माइनस डिग्री टेम्परेचर में ही रहेगा हमेशा। वो क्या है वहाँ का, नॉर्थ पोल साउथ पोल का वो क्या बन जाता है, वो एवरेज वेदर बन जाता है। तो एवरेज वेदर जो होता है ना, जहाँ का मतलब फिक्स्ड रहता है, उसी को हम बोलते हैं क्लाइमेट।
तो यही डिफरेंस होता है वेदर और क्लाइमेट में। वेदर में क्या होता है ना कि चेंज होता रहता है, कभी हाई होगा कभी लो होगा, लेकिन किसी एरिया का क्लाइमेट होता है एवरेज वेदर, मतलब वहाँ का एवरेज वेदर इतना का इतना ही रहेगा। जैसे डेजर्ट में 40 to 50 डिग्री सेल्सियस एंड नॉर्थ पोल साउथ पोल में -37 to -40 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही कभी भी किसी साल में भी किसी भी टाइम उतना ही रहता है। तो वो वहाँ का क्या है, एवरेज वेदर है। ठीक है, सो दिस वाज आवर डिफरेंस अबाउट क्लाइमेट एंड वेदर। ठीक है, सो ये हमारा वेदर क्लाइमेट अब हमने देख लिया कि क्या होता है। नाउ वी विल सी द थर्ड सब टॉपिक about this chapter which is adaptation of animals to climate। अब हम देखने वाले हैं कि हमने वेदर समझ लिया कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट समझ लिया कि क्लाइमेट क्या होता है। अब हम देखेंगे कि कैसे मतलब जितने भी आसपास के एनिमल्स होते हैं वो कैसे उस क्लाइमेट को अडेप्ट करते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट माइग्रेटरी बर्ड्स। ओके, सो अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट में हमारा पहला सब टॉपिक आता है माइग्रेटरी बर्ड्स। सो माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि हमको पता है, कुछ कुछ बच्चों को पता होगा कि माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं। सो माइग्रेटरी बर्ड्स ऐसे बर्ड्स होते हैं विच मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज ऑफ विंटर्स। ठीक है, विंटर के क्लाइमेट से वो क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हैं बिकॉज ऑफ विंटर क्लाइमेट। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा अगर कोल्ड हो जाते हैं तो उसके वजह से पहला इनका क्या रीज़न होता है माइग्रेट करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस। तो ये कहाँ जाते हैं, वन प्लेस फ्रॉम अ कोल्ड रीजन टू अ हॉट रीजन। ठीक है, सो ये ऐसे माइग्रेट करे। जब सर्दी आती है तब वो लोग कहाँ जाते हैं, मतलब समर वाले एरिया में जाते हैं जहाँ पे अभी हॉट है एरिया, और जहाँ पे कोल्ड रहता है वो उस एरिया को छोड़ते हैं एंड वो समर वाले एरिया में जाते हैं। तो इसके रीजंस क्या होते हैं, तो पहला रीज़न तो नॉर्मल है कि वहाँ पे अब मतलब लाइक विंटर्स आ गए तो वो उसको अडेप्ट नहीं कर पाते। ठीक है, जिनकी वजह से बहुत ही ज़्यादा उनको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए पहली वजह से तो वो कोल्ड के वजह से जाते हैं। ठीक है, इसलिए वो दूसरे कंट्री में जाते हैं जहाँ पे अभी मतलब लाइक ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट नहीं है, नॉर्मल क्लाइमेट है। ठीक है, हम दूसरा रीज़न है फॉर लेइंग एग्स। ठीक है, तो दूसरा रीज़न है फॉर लेइंग एग्स। अब एग्स को भी ले करने के लिए ना वो कोल्ड रीजन से हॉट रीजन में जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मतलब जो बेबीज़ एग्स होते हैं ना उनको क्या चाहिए होता है, वार्मथ चाहिए होता है। तो वो कोल्ड एरिया में बड़े नहीं हो पाएंगे या फिर वो अपने एग में ही मर जाएंगे। ठीक है, इसके वजह से भी वो कहाँ जाते हैं, फॉर लेइंग एग के लिए भी वो जाते हैं अपने लाइक जहाँ मतलब जो नॉर्मल एरिया होता है समर वाले एरिया में वहाँ पे जाते हैं फ्रॉम कोल्ड रीजन। ठीक है, सो ये दो ना मेन फैक्टर्स है, मतलब एक कोल्ड रीजन से एक हॉट रीजन में मूव करने के लिए ये दोनों क्या है ना मेन फैक्टर्स है फॉर मूविंग फ्रॉम अ कोल्ड रीजन टू अ हॉट रीजन। तो माइग्रेटरी बर्ड्स इसीलिए होते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स ऑलमोस्ट 115,000 किलोमीटर्स तक एक्सट्रीम क्लाइमेट में गुजरते हुए जाते हैं, इतनी ज़्यादा हवा में इतनी ज़्यादा धूल में उड़ते हुए जाते हैं वो 15,000 किलोमीटर्स, ये बहुत ही ज़्यादा है, 15,000 किलोमीटर्स हो जाते हैं। एंड अब आप लोग की माइंड में एक बात आ रही होगी कि उन्हें पता कैसे चलता है कि उन्हें कौन से डायरेक्शन में जाना है, उनके पास थोड़ी ना कंपास लेके वो लोग घूम रहे हैं, उनको कैसे पता चलता है, उनको पता चलता है अपने मैग्नेटिक फील्ड से। ओके, सो जो फील्ड्स होते हैं ना वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड्स भी होते हैं ना जहाँ पे मतलब जो मिट्टी के अंदर क्या होता है ना, मैग्नेट भी कहाँ से आते हैं, वो तो एक पत्थर ही है ना, बस उसको मॉडिफाई करके एक मैग्नेट का मतलब लाइक नाम दे दे। तो मैग्नेट होता है ना वो जिस एरिया में पाया जाता है उस एरिया को फॉलो करते करते उनके पास ऐसा गॉड गिफ्टेड सेंस होता है जिसके से उसको फॉलो करते करते वो एक वार्मथ वाले रीजन में जाती हैं। ओके, सो इन्हीं को बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स एंड दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक अबाउट adaptations of animal to climate. Okay, so now let's move to our next subtopic. So our next topic is about adaptation of polar bears. Okay, so अब हम लोग देखने वाले जैसे हमने अभी देखा migration. So now we are going to see about adaptations of polar bear. ठीक है, so अब adaptation of polar bear कहाँ पे आएगा, polar region में आएगा। ठीक है, so अभी हम देखने वाले जितने भी almost जितने भी animals होते हैं ना लाइक polar region में उनके क्या क्या adaptation होते हैं towards
that type of extreme climate. Okay, so now let's see about some topics which are very important for the polar region animals. ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मतलब सारे पोलर रीजन, मतलब जितने भी एनिमल्स होते हैं पोलर रीजन के, तो उन्हीं में से एक हम लोग एनिमल चूज कर रहे हैं विच इज़ अडेप्टेशन ऑफ पोलर बेयर. ठीक है, सो अब हम लोग पोलर बेयर के बारे में देखने वाले हैं. सो इसका पहला अडेप्टेशन क्या है? इसका पहला अडेप्टेशन है द वाइट फर इज नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड. इट्स प्रेडेटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट. ठीक है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके जो वाइट फर होते हैं ना, इसकी वजह से क्या होता है ना, जितने भी इसके प्रेडेटर्स होते हैं, मतलब जो इसके दुश्मन होते हैं, जो इसको मार के खाने वाले रहते हैं, वो लोग इसको ईजिली नहीं ढूंढ पाते, जिसकी वजह से ये ईजिली बच जाता है. इसीलिए, और उसके पास वाइट कलर की फर होती है, जिसकी वजह से वो स्नोई बैकग्राउंड में क्या हो जाता है ना, कैमोफ्लाज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जितने भी इसके प्रेडेटर्स होते हैं वो उसे ढूंढ नहीं पाते. ठीक है, सो दूसरा है हमारा इट हैज़ 2 thick layers of fur. These keep it warm in cold weather. और उसके पास क्या होता है ना, उसके पास थिक लेयर ऑफ क्या होती है, फर होती है. यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, उसके पास क्या होता है ना, बहुत ही ज़्यादा थिक लेयर ऑफ फर होती है. थिक लेयर मतलब मोटी लेयर होती है फर की, जो क्या करती है ना, उसे कोल्ड वेदर से बचाती है. ठीक है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा कोल्ड वेदर में रहता है, चलता है, तो वो उससे उसमें मदद करती है. ठीक है, सो आवर नेक्स्ट इज अबाउट इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन. The fat insulates its body from cold and keeps it warm. ठीक है, सो यहाँ पे अब पोलर बेयर के बारे में क्या बताया जा रहा है कि उसके पास क्या होता है, एक फैट की अंदरनीथ लेयर होती है. मतलब ये जो इसका बॉडी है ना, तो इसके अंदर क्या होता है ना, फैट की भी लेयर है. मतलब मान लीजिए ये क्या, इसकी स्किन है, एंड इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे इसके फर हैं. ठीक है, एंड इसके नीचे भी ना एक मोटी सी फैट की लेयर होती है. ठीक है, यहाँ पे एक मोटी सी फैट की लेयर होती है, जो इसके बॉडी के मतलब जो इसका जो स्किन होता है ना, उसे और भी मोटा बना देती है, जिसकी वजह से वो विंटर्स में, इतनी कोल्ड वेदर में, एक्सट्रीम वेदर में उसको वार्मथ मिलती है. ठीक है, सो ये दो मतलब 2 चीज़ें हो गई जिसकी वजह से उसके पास थिक लेयर होती है ऑफ फैट. ठीक है, सो आवर नेक्स्ट इज इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड शार्प क्लॉज. ओके, उसके पास लॉन्ग कर्व्ड शार्प क्लॉज होती हैं. दीज हेल्प इज टू वॉक ऑन आइस. इट हेल्प्स इट टू वॉक ऑन आइस. वो उसे आइस के ऊपर चलने में मदद करते हैं. जितने भी इसका लॉन्ग, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ना, इसके जितने भी लॉन्ग हैं, लॉन्ग कर्व्ड शार्प क्लॉज है, वो मतलब मतलब आइस के ऊपर चलने में उसको मदद करते हैं. अगर नॉर्मली इंसान जाके आइस के ऊपर ऐसे ही नॉर्मली चलने लगेंगे तो क्या होगा, वो इंसान चल नहीं पाएंगे. ठीक है, so our last is about it has a very strong sense of smell. okay, so इसके पास क्या होता है ना, बहुत ही ज़्यादा strong sense of स्मेल होती है. ठीक है, वो ज़्यादा दूर तक क्या कर सकता है, सूंघ सकता है. ठीक है, इट हेल्प्स द बियर टू लोकेट इट्स प्रे एंड कैच इट्स प्रे. ठीक है, सो वो क्या मदद करती है, मतलब वो जो इतने दूर तक सूंघ पा रहा है ना, वो क्या मदद करती है, वो किस लिए मदद करती है, उसकी जो स्मेल की पावर होती है, वो उससे अपने मतलब जितने भी उसको प्रेज होते हैं उन सबको ढूंढने में मदद करती है. ओके, सो दिस वाज आवर अडेप्टेशंस अबाउट पोलर बेयर. ओके, और अभी हमने पोलर रीजन के बारे में देख लिया कि वहाँ के जितने भी और एनिमल्स होते हैं ना, उन सब की अडेप्टेशन ऑलमोस्ट इन्हीं टाइप्स की होती हैं. जैसे कि ये वाला वाइट फर है, देन यहाँ वाला है, जिन हमारे पास क्या था, और फैट की लेयर होती है, फिर उनकी सेंस ऑफ स्मेल ज़्यादा होती है, लॉन्ग कर्व शार्प क्लॉज होते हैं. ये सिर्फ पोलर बेयर में ही नहीं, वहाँ के जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सब में होती है. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक विच इज़ अबाउट आवर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. की वहाँ पे जितने भी एनिमल्स होते हैं, हाउ डू दे सर्वाइव देयर. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट इज अबाउट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ठीक है, सो कैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जितने भी एनिमल्स होते हैं वो वहाँ पे कैसे सर्वाइव करते हैं. ओके, सो यहाँ पे मैंने आपके जो बुक मतलब आपको जो टेक्स्ट बुक है उसमें आपके चैप्टर के लास्ट पेज में ये वाला एरिया है, वहाँ से मैंने लिया क्योंकि वहाँ पे एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है. ठीक है, सो वहाँ से आप भी जाके पढ़ सकते हो. ओके, सो यहाँ पे मैं उसे अच्छे से फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको अगर कोई दिक्कत हो उसमें तो आपको ये भी समझ में आ जाए. ठीक है, सो मैं यहाँ से आप लोगों को समझाने वाली हूँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में. ठीक है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या क्या मतलब कैसे एनिमल्स वहाँ के सर्वाइव करते हैं, मतलब क्या क्या उनके पास चीज़ें होती हैं. ठीक है, सो
पहला है हमारा यहाँ पे, आप लोग जैसे कि ये देख सकते हो, बिकॉज ऑफ द हॉस्पिटलेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस ह्यूज पॉपुलेशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ हॉस्पिटलेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ की इस टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन है जिसकी वजह से लार्ज पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं। ठीक है, सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इसलिए इस टाइप ज़्यादा एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक है, सो एनिमल्स इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर अडेप्टेड सच दैट दे ईट different kinds of food to overcome the competition for food and shelter। तो वहाँ पे जब इतने सारे एनिमल्स हो जाते हैं ना, तो वहाँ पे फूड की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है एंड लोगों में क्या हो जाता है ना, फूड के ऊपर कंपटीशन होने लगता है। मतलब लोग नहीं, मतलब जितने के एनिमल्स होते हैं उनमें फूड के ऊपर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने लगता है। फूड के लिए, शेल्टर मतलब घर के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने लगता है। इसीलिए वो लोग खुद ब खुद इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए वो क्या करते हैं ना, वो लोग दूसरे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड दे ईट। वो लोग दूसरे टाइप्स के फूड खुद ब खुद ही ईट करने लगते हैं ताकि दूसरों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट इज अबाउट सम अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इंक्लूड लिविंग ऑन ट्रीज, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग टेल्स, लॉन्ग एंड लार्ज बीक्स। ठीक है, सो ये पहली लाइन को हम समझते हैं, सम अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मतलब अब वहाँ के लोग कैसे, मतलब वहाँ के जितने भी एनिमल्स हैं वो कैसे अडेप्ट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे पहले 3 पॉइंट्स है, लिविंग ऑन ट्रीज, अब वो पेड़ पे रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़मीन पे रहेंगे कुछ एनिमल्स जो उनको, मतलब वहाँ पे रेन फॉरेस्ट में क्या होता है ना, बहुत सारे स्नेक्स भी होते हैं। ओके, सो पहली बात तो वो ट्रीज़ पे रहते हैं, तो फिर वो उनके पास क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ट्री, मतलब जो टेल होता है उनके पास क्या होता है, टेल होता है। ठीक है, एंड लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लार्ज बीक्स होते हैं। अब टेल्स होते हैं मान लीजिए मंकीज़ के पास, एंड लॉन्ग एंड लार्ज बीक्स किसके पास होते हैं, वुडपेकर्स हो गए, एंड जितने भी अलग अलग टाइप के बर्ड्स होते हैं नट्स को तोड़ने के लिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा है ब्राइट कलर, शार्प पैटर्न, लाउड वॉइस, डाइट ऑफ फ्रूट्स, सेंसिटिव हियरिंग। उनके पास सेंसिटिव हियरिंग होती है अपने प्रेज और प्रेडिटर्स, अपने प्रेज को ढूंढने के लिए, प्रेडिटर्स से बचने के लिए। उनके पास डाइट ऑफ फूड्स होती है, उनके पास लाउड वॉइसेस होती हैं, एंड ब्राइट कलर एंड शार्प पैटर्न। अब ब्राइट कलर और शार्प पैटर्न क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि उनके पास क्या होता है, एबिलिटी टू कैमोफ्लेज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम प्रेडिटर्स। ठीक है, सो उनके पास ब्राइट कलर्स होते हैं, ग्रीनिश कलर होंगे, ब्राउनिश कलर होंगे, और उनके बॉडी में शार्प पैटर्न्स होते हैं ट्रीज जैसे, जिसके उससे क्या होता है, उनके पास एबिलिटी टू कैमोफ्लेज होता है। ठीक है, वो किसी भी एनिमल के सामने वो कैमोफ्लेज कर सकते हैं, अपने आप को उससे बचा सकते हैं। ठीक है, एंड हमारे पास एक और यहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है शार्प आईसाइट, थिक स्किन। उनके पास क्या होता है, शार्प आईसाइट होती है, थिक स्किन होती है। ठीक है, थिक स्किन, अब अगर मतलब थिक स्किन तो नॉर्मली होती ही होती है, शार्प आईसाइट इसलिए होती है कि उनको अगर अपने प्रेस को देखना है, अपने प्रेडिटर्स से बचना है, उसके लिए उनके पास शार्प आईसाइट होती है। ठीक है, इतने सारी चीज़ें उनके पास होती हैं। तो ये था हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जितने भी लाइक एनिमल्स होते हैं वो कैसे वहाँ पे सर्वाइव करते हैं, उनके पास कौन कौन सी एबिलिटीज़ होती हैं। एंड यहीं पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।